The Indian rupee has just hit a record low against the US dollar, and while currency markets can often sound like distant business page jargon, this one matters directly to ordinary Indians. Abhijit Banerjee came out all guns blazing about the banking crisis that India is facing currently. He strongly criticized the Central Vigilance Commission and also said the government's stake in public sector banks should be reduced to less than 50% so that the centre could not regulate or interfere with banks. And he also said that forcing banks to lend more and more would only lead to their eventual collapse. Well, this is what happened in the financial sector. But it happened in the most sophisticated economy in the world. And it hasn't happened, at least to this magnitude, since the Great Depression. Why did it happen here? Why now? Why did it happen in subprime loans, for example? Why did it start there? What was the cause? So this is trying to take a broader view of the forces that led to the crisis, the forces outside the financial sector, and that's why I call it fault lines. The stresses created by, say, the political environment, by the international macroeconomic environment, all of which sort of circle the financial sector and create the potential for the earthquake that happened. Gitanjali James Limited, 8,000 crore. Era Infra Engineering Limited, 5,800 crore. REI Agro Limited, 5,000 crore. Conquest Steel and Power Limited, 4,500 crore. ABG Shipyard Limited, 3,700 करोड़। ये जो फिगर मैंने आपको दिया, ये फिगर इनका इनकम नहीं है, बल्कि ये इनका लोन डिफॉल्टर अमाउंट है, यानी वो पैसा जो इन्होंने बैंक से उठाया था और वापस नहीं किया अभी तक। और अगर हम बिजनेस स्टैंडर्ड के 2022 का डाटा निकाले, जहां पर उन्होंने 50 विलफुल डिफॉल्टर का रकम निकाला था, वो रकम निकल के आया था 92,570 करोड़। जी हाँ, आपने सही सुना, 92,570 करोड़। इतना पैसा इन्होंने उठाया था बैंक से और वापस किया ही नहीं, इतना बड़ा रकम। और ये तो वो रकम है जो पब्लिकली अवेलेबल है, ऑफिशियली अवेलेबल है, वरना ये तो लिस्ट बहुत ही बड़ा है। ठीक है, अब अगर हम बात पैसे की कर रहे हैं तो मैं नहीं चाहता कि भाई आपके दिमाग में पैसे को लेकर कोई भी दुविधा रहे, और मैं भी यहाँ पर कोई फालतू का बकवास नहीं करने वाला हूँ। और इसीलिए मैं एक पुस्तक का सहारा लेकर पैसे के बारे में आपको समझाना चाहता हूँ। तो पुस्तक का नाम है द साइकोलॉजी ऑफ मनी। इस पुस्तक में समझाया गया है कि शुरुआती तौर पर इंसान बार्टर सिस्टम का इस्तेमाल करते थे। बार्टर सिस्टम यानी सामान के बदले में सामान। बाद में कोड़ी यानी शेल का इस्तेमाल होने लगा, और फिर बाद में चलकर कॉइन्स का इस्तेमाल होने लगा। अब ये जो कॉइन सिस्टम है ना, यही आगे चलकर हमारे आधुनिक करेंसी सिस्टम का एक मूलभूत आधार बना। आज जो हम जिस करेंसी मॉडल का इस्तेमाल कर रहे हैं, उस करेंसी मॉडल का नाम है टोकन करेंसी। टोकन करेंसी का मतलब होता है ऐसा करेंसी जिसका मूल रूप से कोई वैल्यू नहीं है। यानी अगर हम उस पैसे को लेकर बाजार में जाए और उसे बेचने की कोशिश करें तो उस पैसे का कोई भी वैल्यू नहीं देगा, क्योंकि वो एक पेपर की तरह है ना। यानी अगर आज के आज वो पैसा बंद हो जाए तो वो पैसा का कोई मूल्य नहीं रहेगा। द साइकोलॉजी ऑफ मनी में बताया गया है कि ये जो पैसा है ना, जिसके पीछे हम और आप भाग रहे हैं, एक्चुअली में हमें इनके पीछे नहीं भागना चाहिए, क्योंकि ये तो केवल और केवल मात्र एक विचार है, कलेक्टिव विचार। ठीक है, वे कहते हैं कि मनी इज एन इल्यूजन क्रिएटेड बाय द ह्यूमन बीइंग्स। इंस्टेड ऑफ चेजिंग द मनी, फोकस ऑन द थॉट एंड enhance your skill, produce product and develop some values by which you can generate money। इस तरह से आप अमीर हो सकते हैं, वरना अगर पैसे के पीछे भागने लगे तो भाई पैसा आपको पैसा नहीं देगा। ठीक है, अब ये जो पैसा हम कमाते हैं, इस पैसे का टैक्स काटा जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। अगर आप ज़्यादा कमाते हैं तो आपको डायरेक्ट टैक्स भी देना पड़ेगा, और फिर टैक्स देने के बाद जो पैसा, जो रकम हमारे पास होता है, इस पैसे को या तो हम इन्वेस्टमेंट में लगा लेते हैं या फिर सेविंग में रखते हैं। सेविंग में कहाँ रखेंगे? बैंक में, ऑब्वियसली बात है, बैंक में रखेंगे। ज़्यादातर जो इंडियंस है वो अपना सेविंग पब्लिक सेक्टर बैंक यानी सरकारी बैंक में रखते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि भाई सरकारी बैंक जो है वो प्राइवेट बैंक से ज़्यादा सिक्योर होता है।
और ये जो पैसे का चलन है, इस पैसे के चलन को आरबीआई, सेबी, आईबीसी इत्यादि इत्यादि सरकारी जो बॉडीज है ये इनका देख रेख करती है। अब इसी बीच क्या होता है कि कुछ कंपनियां इन बैंकों के लोन की सुविधा के लिए इनके पास आती है और लोन मांग लेती है, लेकिन लोन का अमाउंट इतना ज्यादा होता है कि जिसे हम आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि भैया हद से ज्यादा है ना, या फिर औकात से ज्यादा, ठीक है। और भाई बैंकों को भी पता होता है कि ये लोग पैसे को वापस नहीं कर पाएंगे, लेकिन देना पड़ता है क्योंकि इन कंपनियों का कनेक्शन इतना खतरनाक होता है पॉलिटिकल पार्टीज के साथ कि पॉलिटिकल पार्टी के बड़े बड़े लीडर फोन करते हैं इन्हें कि भैया जल्दी से जल्दी इनके लोन को पास कर दो, और भाई सरकारी दफ्तर का नौकर क्या ही कर सकता है, पास कर देता है। अब जो ये पैसा है जिसको इन्होंने बैंक से उठाया है, ये लोन का पैसा ये अपने बिजनेस में लगाते हैं। अगर सक्सेस हो जाता है तो भाई कोई बात नहीं, लेकिन अगर सक्सेस नहीं हो पाता तो फिर यहाँ पर एक दुविधा आता है, और इस दुविधा को हम लोग समझेंगे रघुराम राजन के एक पुस्तक से जिसका नाम है फॉल्ट लाइंस। रघुराम राजन जो हमारे फॉर्मर आरबीआई गवर्नर थे, जिन्होंने 2013 में गवर्नर का पोस्ट संभाला और 2016 में रिटायर हो गए, उन्होंने अपने पुस्तक में लिखा है कि हमारे देश में एनपीए धीरे धीरे बढ़ रहा है और काफी ज्यादा बढ़ चुका है। एनपीए का मतलब होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट, यानी वो पैसा जो किसी ने लोन में लिया था और वो वापस अभी तक नहीं किया है 90 दिनों के अंदर अंदर, तो वैसे पैसे को एनपीए के अंडर में रखा जाता है, यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट के अंडर में रखा जाता है। रघुराम राजन जी ने कहा है कि भाई ये मुद्दा जो है ना बहुत ही गंभीर मुद्दा है। फिर वो आगे कहते हैं पॉलिटिकल कनेक्टेड बिजनेस एब्जॉर्ब मैसिव क्रेडिट and exit without full accountability. It is a systematic problem, not just isolated cases, because public sector banks are pressured by the government to lend to certain sectors or entities, politicizing credit decisions. When loans go bad, the government recapitalizes banks using taxpayer money, effectively socializing the loss while borrowing privatize the gain. यानी सिंपल सा बात है कि बैंक तो पैसा दे देता है पॉलिटिकल प्रेशर के कारण, लेकिन जब कंपनीज पैसा लौटा नहीं पाती है तो गवर्नमेंट अपना पैसा यानी टैक्स पेयर का पैसा को लेकर इन बैंकों को स्टेबल करता है। तो वो जो पैसा है वो कहाँ गया भैया, वो पैसा खत्म, टाटा बाय बाय। अब ये जो है ये बहुत ही गंभीर मामला है, ये सरकार को भी पता है, और इसीलिए 2016 में आईबीसी का गठन किया गया था। आईबीसी का गठन इसलिए किया गया था कि ताकि इस तरीके का जो मामला है इसको देख रेख किया जा सके, और 330 दिन के अंदर अंदर सूद समेत पूरा का पूरा पैसा को उठाया जा सके। लेकिन वही फिर से प्रॉब्लम, पॉलिटिकल प्रेशर के कारण ये लोग ठीक से काम तक नहीं कर पा रहा है। 330 दिन क्या 1000 दिनों में भी नहीं आ पाया है पैसा अभी तक। और दूसरा ये जो है ना कंपनीज, ये इतना चालू होता है कि ये लोग कोर्ट में जाकर केस ठोक देता है। कौन सा कोर्ट? एनसीएलटी कोर्ट। अब एनसीएलटी क्या है भैया? नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। ये इस तरीके के मामलों को देखती है। अब यहाँ पर इस कोर्ट में काफी कम जजेस है, केसेस बहुत ज्यादा है, और ये कंपनी क्या करती है भैया, बहुत सारा और भी कई सारा आलतू फालतू केस ठोकती रहती है, जिसके कारण मूल केस तक कोई आ ना पाए। इतना चालू होता है ये लोग। और इसमें नहले का दहला गवर्नमेंट करती है, जिसे हेयर कट कहते हैं। अब हेयर कट का मतलब होता है बाल काटना नहीं, ठीक है। हेयर कट का मतलब होता है गवर्नमेंट इनको छूट दे देती है, माफ कर देती है पैसे को, है ना, कुछ परसेंटेज। अब ये कुछ परसेंटेज मैं बोल रहा हूँ, लेकिन बहुत बड़ा परसेंटेज होता है, ठीक है। मार्च 2022 के डाटा के हिसाब से जो हेयर कट दिया गया था गवर्नमेंट के द्वारा इन कंपनीज को, वो था 67 से लेकर 70%। यानी 100 रुपया इन्होंने अगर लोन में लिया है तो 70 रुपया माफ। बताइए, 70 रुपया माफ। ये 70 रुपया किसका है? हाँ, ये 70 रुपया हमारा है भैया, ठीक है। हमारा ही पैसा चूना मार रहा है, ठीक है। पब्लिक सेक्टर बैंक में कौन रखता है पैसा? हम ही लोग रखते हैं। और अगर हम 2022 से 23 का डाटा निकालें तो वहां पर पता चला है कि लगभग 66,000 फ्रॉड केसेस रिपोर्ट किया गया है। 66,000। सोचिए, रघुराम राजन ने इस तरीके के प्रॉब्लम को अपने बुक में एक नाम दिया है। वो इस तरीके के प्रॉब्लम को कहते हैं क्रॉनी कैपिटलिज्म एंड मिस एलोकेशन क्रेडिट। क्रॉनी कैपिटलिज्म का मतलब होता है ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम जहां पर एक बिजनेस का सक्सेस रेट उनके पॉलिटिकल कनेक्शन से जोड़ा जाता है, उसे कहते हैं क्रॉनी कैपिटलिज्म।
और दूसरा जो मैंने अभी बोला वो है मिस एलोकेशन क्रेडिट। मिस एलोकेशन ऑफ क्रेडिट का मतलब होता है पैसा वैसा जगह में जा रहा है जो कि अनप्रोडक्टिव और लेस परफॉर्मिंग कंपनी से। रघुराम राजन अपने बातों को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, India suffers from chronic capitalism, where access to credit depends on political connections rather than economic merit. Banks become instrument of political patronage rather than productive capital allocation. फिर वो अपने बुक में एक चिंता व्यतीत करते हैं कि भाई धीरे धीरे जो है हमारा NPA जो है नॉन परफॉर्मिंग एसेट वो धीरे धीरे काफी ज्यादा बढ़ रहा है, खास करके ये जो सरकारी बैंक है इनके ऊपर काफी ज्यादा बढ़ रहा है। ये एक चिंता का विषय है। वे आगे लिखते हैं, when credit allocation is politically determined, bad loans are not a bug, they are a feature of the system। और इसीलिए उन्होंने इस तरीके के कल्चर को एक नाम दिया जिसको बोलते हैं फोन बैंकिंग, जहां पर पॉलिटिकल पार्टी के बड़े बड़े लीडर फोन करते हैं कि भैया एक बिजनेसमैन आया है तुमसे लोन लेने के लिए, है ना, इसका लोन को पास कर दो वरना ट्रांसफर हो जाएगा तुम्हारा, है ना, और कर देता है भैया। एक सरकारी दफ्तर का आदमी पॉलिटिकल लीडर के साथ कैसे टक्कर ले सकता है कि नहीं। लेकिन ना ये चीज़ पढ़ते पढ़ते ना मेरे भीतर ना 3 सवाल निकल के आया है। मैं सोच रहा हूँ कि आपके सामने रख देता हूँ ये सवाल, है ना, शायद आपको शायद कुछ ना कुछ पता हो इसके बारे में। पहला सवाल तो बनता है मेरा कि भाई ये जो इतना बड़ा बड़ा कंपनी है जो ये 500 करोड़ 1000 करोड़ का धांधली करके बैठा हुआ है, इनको गवर्नमेंट काहे नहीं कुछ कर लेता है। हाँ, और ये जो 5 लाख का जो लोन लेके बैठा हुआ है और दे नहीं पा रहा है, बेचारा फार्मर लोग है, इनको पकड़ लेता है ना, जेल में बंद कर देता है, ज़मीन छीन लेता है, घर उर छीन लेता है, कितना शर्मिंदा कर देता है। ऐसा क्यों, इतना ज़्यादा इंडिफरेंस क्यों? ये मेरा पहला सवाल। दूसरा सवाल जो मेरे भीतर में आया है वो है भाई सरकार को इससे क्या लेना देना है रे भाई, कि 67 से लेकर 70% तक का छूट दे देता है इनको। वो भी अपना पैसा है, टैक्स पेयर का पैसा, ये तुम लोग का पैसा थोड़ी ना है। हाँ, अपना पैसा है। सरकारी बैंक में कौन रखता है पैसा? मिडिल क्लास रखता है। और अपना पैसा एक तो टैक्स दे रहा है, उल्टा अपना पैसा उठाकर चिपका रहा है और उनसे मांग नहीं पा रहा है। ये है दूसरा सवाल, क्यों नहीं कर पा रहा ये लोग और क्यों नहीं करना चाहता ये लोग। और तीसरा सवाल जो मैं आप सबसे पूछ रहा हूँ, हम कब से सवाल करना बंद कर चुके हैं? हम सवाल करना क्यों बंद कर चुके हैं? क्या आपको नहीं लगता कि डेमोक्रेसी में सवाल ही डेमोक्रेटिक सिस्टम को जिंदा रखती है?